हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास ऑनलाइन। आई एम डेविड शर्मा। तो देखिए बेटा, हमारा चल रहा है क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स में हम ऑलरेडी एक लेक्चर कर चुके हैं। ठीक है, तो इस क्रैश कोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये तो आप जानते हैं कि 100 डेज का क्रैश कोर्स है, और डे 1 में हमने एक लेक्चर कर लिया। आज है आपका डे 2, और आज हम एक दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। सो देखिए, पहले लेक्चर में मैंने आपको किसके बारे में पढ़ाया था? तो पहले लेक्चर में मैंने आपको सेल का इंट्रोडक्शन करा दिया, ये सेल थ्योरी करा दी, ओवरव्यू ऑफ द सेल करा दिया, और प्रोकैरियोट सेल के बारे में आपको सारी चीजें बताई थी। इसके अलावा जो आपकी एनसीईआरटी के हाईलाइट्स थे वो आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। और रही बात, आपके लिए पोल्स वगैरह भी हम लोग कल तक डाल देंगे। ठीक है, पोल में आपके अराउंड 30 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे, तो वे क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके देखें। उससे क्या होगा, आप एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ भाई, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है क्या उससे बात बननी है या नहीं बननी है। इसके अलावा कुछ भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन अगेन आप ही के लिए, तो उसका यूज करें। ठीक है, कमेंट सेक्शन को मैं जनरली देखता हूँ कि क्या होता है, हम लोग यूज नहीं करना चाहते, तो हमेशा ध्यान रखना। आप किसी और वीडियोस के तो यूज करते हो, मान लो कि कोई अच्छा सा कोई सॉन्ग आ गया आपको पसंद आया, तो उसमें आप जरूर कमेंट करोगे, लेकिन एजुकेशनल वीडियोस पे आप क्या करते हो, कमेंट नहीं करते। तो वहां पर करना ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चीजों को आप सीखोगे। तो चलिए, ज्ञान बहुत दे दिया थोड़ा सा किताब की तरफ देखेंगे। ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में? यूकैरियोट सेल के बारे में कर रहे हैं। तो यूकैरियोट सेल के बारे में कर रहे हैं। अगेन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको यूकैरियोट के बारे में। तो देखो, यूकैरियोट दो शब्दों से मिलकर बना है। यू का मतलब ट्रू, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। सर, ट्रू न्यूक्लियस मतलब कि यहाँ पर आप क्या देखोगे, आपको यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, क्या देखने मिलेगी? यहाँ पर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलती है। मेन चीज तो ये ध्यान रखनी है। वहीं अगर मैं आपसे कह रहा हूँ प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट, सो प्रोकैरियोट जब हम कह रहे हैं, प्रो का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रो का मतलब हो जाएगा प्रिमिटिव, एंड यहाँ पर आपका कैरियो का मतलब क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पर कि आपको यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए नहीं मिलती। ठीक है, यहाँ पर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो बड़ी छोटी सी बात है, और आपको ये बात पता भी होगी। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। अब हमें क्या स्टार्ट करेंगे? ओके, यूकैरियोट सेल हम स्टार्ट करेंगे। सो आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। ठीक है, आपने आपने क्या पढ़ा होगा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? आर एच पिटाकर ने दिया था। कौन से ईयर में दिया गया था? तो ईयर भी ध्यान रखेंगे, 1969। एनसीईआरटी में ही मेंशन है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। और यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको हाईलाइट नहीं करा, इसे बोल्ड नहीं करा, तो इस पर जनरली ध्यान जाता नहीं है। और अब आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे? एनसीईआरटी ओपन करोगे, जहां पर आपका चैप्टर रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो उस चैप्टर के आप साइड में देखोगे तो क्या आपको टेबल मिलेगा? टेबल के नीचे पहली लाइन ही है, ठीक है, जहां पर ये मेंशन कर रखा है। ओके, सो इन्होंने 5 किंगडम दिए थे। कौन कौन से थे? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, इसके अलावा फंगाई था, एनिमेलिया था या किंगडम एनिमल, और इसके अलावा क्या था? किंगडम प्लांट। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ प्लांट। सो जिसमें अगर हम बात करते हैं, जिसमें कि जो मोनेरा था, ये क्या था आपका? ये था आपका प्रोकैरियोट। और बाकी ये चारों क्या थे? ये थे आपके यूकैरियोट। यहाँ तक आई होप आपको ये सारी चीजें पता होंगी। और नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, चीजों को यहाँ पर सीख लेंगे। ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो यूकैरियोट में देखिए क्या क्या आ गए? प्रोटिस्ट आ गए, फंगाई आ गए, एनिमल्स आ गए, और प्लांट्स आ गए। तो ये सब किस में आ गए? आपके यूकैरियोट में आ गए। अब एनसीईआरटी की तरफ देखते हैं, तो एनसीईआरटी कहती है द यूकैरियोट इंक्लूड ऑल protists, plants, animals, and fungi. In eukaryote, there is a extensive compartmentalization of cytoplasm through a presence of membrane-bound organelle. ठीक है, यूकैरियोट में आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आपको जो ऑर्गेनेल मिल रही है कैसी है भाई? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन आता है। मैंने कल पढ़ाया था एक ऐसी ऑर्गेनेली, ठीक है, जो प्रोकैरियोट में भी है और जो आपकी यूकैरियोट में भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा कि भाई ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो यूकैरियोट में भी है और प्रोकैरियोट में भी है, और इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे अगर आपने वीडियो को देखा है तो। ओके, फिर इसके बाद क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल पजेस ओके ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवलप। ये देखिएगा, जो मैंने अभी आपको बताया ना यूकैरियोट को ब्रेक करके, वो बात यहाँ पे लिखी है। मतलब कि यहाँ पर आप जो देखोगे, तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर न्यूक्लियर एनवलप देखने के लिए मिल रही है।
इसके अलावा क्या कह रही है एनसीईआरटी, आपसे कह रही है इन एडिशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल हैव अ वैरायटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, इनके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में, ठीक है। इसके अलावा ओके देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। ओके, फिर इसके अलावा और एक चीज और ध्यान रख सकते हो, क्रोमोसोम और यहाँ पर आपको हिस्टोन प्रोटीन भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देखो फिर क्या पढ़ना है आपको यहाँ पर, फिर आपको पढ़ना है प्लांट एंड एनिमल आर डिफरेंट ओके फॉर्मर एज पर दिस सेल वॉल। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं देखो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि अब यूकैरियोट में आप प्लांट सेल पढ़ोगे, आप एनिमल सेल को पढ़ोगे। तो प्लांट सेल में देखो आपको क्या क्या देखने मिलेगा, प्लांट सेल में आपको सेल वॉल देखने के लिए मिलेगी, आपको प्लास्टिड देखने के लिए मिलेगा, और इसके अलावा आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और अगर हम लार्ज सेंट्रल वैक्यूल कह रहे हैं मतलब इसका जो होगा, आपका प्लांट सेल में बात करोगे तो 90% से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है क्या, वैक्यूल। ठीक है, ये तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, एनसीईआरटी ने आपको बता रखा है, और ये चीज जनरली आपको पता भी होती है कि सेल वॉल किसमें मिलेगी अगर हम एनिमल और प्लांट्स को देखेंगे तो। ठीक है, अभी हम एनिमल और प्लांट्स को ही यहाँ पर कंपेयर करते हुए चलेंगे, यहाँ पर हमारा कोई मतलब नहीं है फंगस से, क्योंकि वो कहाँ पढ़ हो गया, वो पढ़ हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ओके, सेल वॉल प्लांट में मिल रही है, प्लास्टिड प्लांट में मिल रहा है, और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने मिल रहा है। ठीक है, और ये तीनों चीजें किसमें देखने के लिए नहीं मिलेंगी, ये तीनों चीजें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी एनिमल सेल में। एनिमल सेल में आपको वैक्यूल देखने मिल सकता है, लेकिन बहुत छोटा सा, और वो भी टेम्पररी वैक्यूल होगा। ओके, चलिए फिर इसके बाद थोड़ा सा एनसीईआरटी ने आपको बता रखा है कि अगर आप भाई बात कर रहे हो एनिमल की, तो एनिमल सेल में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, सेंट्रियोल देखने के लिए मिलता है। क्या देखने मिलता है, सेंट्रियोल देखने मिलता है। और सेंट्रियोल का फंक्शन मैंने आपको कल बता दिया था, तो आप ये चीज को भी कमेंट सेक्शन में बता दोगे कि सर हाँ आपने ये फंक्शन बताया था। और यहाँ पे क्या रखा है कि जो सेंट्रियोल होगा वो एब्सेंट होगा, किसमें, प्लांट सेल में आपका एब्सेंट होगा। तो यहाँ पर इतनी बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप जो एक बार डायग्राम को देख लेना, ठीक है, ऊपर ऊपर से। फिर इसके बाद हम आते हैं प्रॉपर यूकैरियोट्स में, मतलब यूकैरियोट्स तो आप पढ़ रहे हो, इसमें हम लोग एक एक अब क्या करेंगे, एक एक ऑर्गेनेल को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर्स को समझेंगे और देखेंगे क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको किसके बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो चलिए समझेंगे क्या होती है सेल मेम्ब्रेन और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ पर और ऐड कर दूंगा। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन का हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ना एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो रफ डायग्राम में ही बना देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से बनाओगे आप। और अगर आप क्या करोगे, इस डायग्राम को थोड़ा सा मेरे साथ बना लेना, ठीक है। इस डायग्राम को बनाने से क्या बेनिफिट होगा, आपको काफी सारी बातें हैं जो यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखी है वो डायग्राम की फॉर्म में आ जाएंगी। तो मेरे साथ आप लोग बनाते जाइएगा जैसे मैं बना रहा हूँ। और हमेशा जब भी आप देखिए, आप किसी भी टीचर के लेक्चर देखते हैं, ठीक है, मेरे मेरे लेक्चर्स हों या किसी और के भी, या किसी भी चैनल पर आप देख रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी आप कोई भी एजुकेशनल कंटेंट देखते हैं ना, ठीक है, और किसी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, तो हमेशा नोटबुक और पेन को साथ रखना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब टीचर क्या बोल दे। ठीक है, क्या बोलने से मेरा मतलब है, हो सकता है कोई आपको ऐसी बात बता दे जो शायद वो टीचर द्वारा रिपीट ना करे। और ये बात हमें सिखाई गई थी कॉलेज में। कॉलेज में एक बार एक्चुअली एक सेमिनार हो रहा था, तो एक प्रोफेसर आए हुए थे, तो प्रोफेसर ने कहा था कि जब भी आप किसी सेमिनार को आप अटेंड करते हो, ठीक है, या फिर आप जो है क्लासरूम में होते हो, तो हमेशा ना बड़े ध्यान से सुननी है बातों को। और टीचर कोई हो सकता है ऐसा पॉइंट आपको बता दे वो आपको दोबारा कभी ना सुनने मिले, तो हमेशा ध्यान रखना है इस बात को। चलिए, तो यहाँ पर हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे स्ट्रक्चर को। इसको मैं थोड़ा थिक कर लेता हूँ। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और बनाएंगे, प्रोटीन्स वगैरह को दिखाएंगे यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर बन गया है कुछ इस तरीके से। अब देखिए इसकी लेबलिंग कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, चलो ऐसा करते हैं, इसको डायग्राम को समझेंगे एनसीईआरटी के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सो अगर बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, सो केमिकल स्टडी जो करी गई थी सेल मेम्ब्रेन की, किस पे की गई थी भाई, ह्यूमन आरबीसी पर करी गई थी। ठीक है, वो जब ह्यूमन आरबीसी पर जो है स्टडी की गई, तो साइंटिस्ट ने क्या पाया, साइंटिस्ट ने क्या करा, आपका सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करा।
और ये बताया है कि देखो सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं। तो दो चीजें मेनली आपको मिलती है, एक होता है लिपिड और एक होता है प्रोटीन। ठीक है, क्या क्या चीजें मिल रही है, एक लिपिड मिल रहा है, एक प्रोटीन मिल रहा है। ओके, और इसमें भी अगर हम बात करते हैं तो मेजर लिपिड कौन सा होता है, तो ये होता है आपका फोस्फोलिपिड। क्या होता है भाई, फोस्फोलिपिड होता है। ओके, और ये जो आपका फोस्फोलिपिड है, या फिर मैं सिंपल सिंपल सीधा सीधा कह रहा हूँ कि भाई ये जो लिपिड के हैं, ये आपकी कितने हैं, आपके लिपिड की यहाँ पर बाई लेयर है। कैसी लेयर है भाई, लिपिड की बाई लेयर है। तो मैं कह सकता हूँ एक लेयर तो ये हो गई भाई, ठीक है, फोस्फोलिपिड की एक लेयर तो ये हो गई, और फोस्फोलिपिड की एक लेयर ये हो गई। ठीक है, सो दो लेयर है, तो मैं क्या टर्म यूज करूंगा, बाय लेयर। क्या यूज करूंगा भाई, मैं बाय लेयर करूंगा। क्यों, क्योंकि फोस्फोलिपिड की एक लेयर तो ये हो गई, एक लेयर आपकी ये हो गई। ठीक है, दो लेयर हो गई हैं। अब इसके आगे एनसीईआरटी क्या कहती है, ओके, द लिपिड्स आर अरेंज विद इन अ मेम्ब्रेन विद अ पोलर हेड टुवर्ड आउटसाइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड द इनर साइड। सो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं लिपिड है, ठीक है, ये फोस्फोलिपिड, तो इसके स्ट्रक्चर को ले रहा हूँ। तो इसमें भी आपको दो चीजें देखने के लिए मिलती हैं, एक होता है आपका हेड और एक क्या होता है आपका टेल। ठीक है, दो चीजें होती हैं। हेड के बारे में आप लोग क्या ध्यान रखोगे कि भाई ये जो हेड है, ठीक है, हेड है, ये कैसा है आपका, ये इसका नेचर, सो इसका नेचर है आपका हाइड्रोफिलिक। कैसा है भाई, हाइड्रोफिलिक। और जो टेल है इसका नेचर कैसा है आपका, हाइड्रोफोबिक। कैसा है भाई, हाइड्रोफोबिक है बेटा। ठीक है, हाइड्रोफोबिक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो हेड है, तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर आपको फोस्फेट की मात्रा ठीक ठाक अच्छी खासी मिल जाती है, और ये जो टेल है इसमें थोड़ा सा फैटी एसिड ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन आपको इतने डिटेल में भी नहीं जाना। इसके अलावा आप ध्यान रखोगे ये कैसा होता है भाई इसका, ये होता है पोलर इन नेचर, और ये कैसा है, नॉन पोलर। नॉन पोलर, ठीक है। सो ये आपके सामने इस तरीके से डायग्राम हो गया। लिपिड की दो लेयर है, ठीक है, उसमें बता दिया हेड और टेल क्या होता है, नेचर बता दिया, हेड क्या है आपका हाइड्रोफिलिक है, टेल बता दी हाइड्रोफोबिक है। इसके अलावा आपको क्या देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर आपको प्रोटीन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके, ये हो गए आपके आपके हो गए प्रोटीन। ठीक है, क्या हो गए, प्रोटीन हो गए। सो आप देख रहे हो कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो इसके बाहर हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल प्रोटीन। और जो आपका ये प्रोटीन है, ठीक है, जो इनसाइड है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे आपका इंट्रेंसिक प्रोटीन। इंट्रेंसिक प्रोटीन, ठीक है, ये इंट्रेंसिक प्रोटीन हो गया, और ये भी क्या है आपका इंट्रेंसिक प्रोटीन है। इतनी बात आई होप अभी तक आपको क्लियर होगी। चलिए अब देखिए एनसीईआरटी क्या कह रही है। ओके, सो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। ओके, लिपिड आर अरेंज विद इन अ मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड द आउटसाइड। सो डायग्राम में देख लो भाई, ये क्या है आपके पोलर हेड है, और पोलर हेड बाहर की तरफ है ना, सो इसलिए कहा जा रहा है पोलर हेड टुवर्ड द आउटसाइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड द इनर पार्ट। ठीक है, अंदर की तरफ क्या दिख रही है आपको, हाइड्रोफोबिक टेल दिख रही है। These ensure that the non-polar tail of a saturated hydrocarbon protect it from aqueous environment। देखिए नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोफोबिक है ना, सो इससे क्या करेगी, हाइड्रोफोबिक है तो प्रोटेक्ट करेगी किससे, अंदर के एक्वस इन्वायरमेंट से। ओके, इन एडिशन टू अ फोस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा आपको और क्या चीज देखने मिल सकती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये हो गया आपका कोलेस्ट्रॉल। क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा देखिए ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद दे रखा है, एनसीईआरटी आपसे कह रही है बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवेल दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो possess प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ओके, द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरी कंसिडरेबली। ओके, डिफरेंट टाइप्स। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना डाटा है, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी आपको कहती है कि चलिए अगर हम बात करते हैं किसकी, ह्यूमन के इरिथ्रोसाइट की, या फिर मैं कह सकता हूँ भाई ह्यूमन आरबीसी की अगर हम बात करते हैं, तो ह्यूमन आरबीसी में 52% क्या है आपका, 52% है प्रोटीन, 40% क्या है आपका, 40% है आपका लिपिड। तो आप कहोगे कि सर ये बात तो चलिए ठीक है, 52% क्या है, प्रोटीन है, आपका 40% लिपिड है, तो सर ये तो बताओ, ये तो टोटल हो रहा है 92 है ना, 92% हो रहा है टोटल। तो इसमें 8% क्या है सर, ठीक है, इसमें 8% क्या है, तो 8% क्या है बेटा,
8% है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखिए इस तरीके से भी सवाल बन जाते हैं। और ये वाली बात देखिए एनसीईआरटी ने कितने यहाँ पे छुपा रखी है आपके लिए। ठीक है, ये दे रखा है ना, डेट बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियर डेट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। एमसीक्यू तैयार हो गया। एनसीईआरटी को ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, याद करके जाओगे, फिर 52% प्रोटीन, 40% लिपिड। एग्जामिनर ने पूछ लिया कि भाई 8% क्या है, तो क्या करोगे? तो इसलिए एनसीईआरटी को आप लोग यहाँ पर चीजों को इस तरीके से समझी जाती है एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, और ये डाटा क्या है आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भूलने का रिस्क नहीं ले सकते। और यहाँ पे मैंने इसलिए आपको हाईलाइट करके ऑलरेडी एनसीईआरटी आपके लिए हाईलाइट पहले ही कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। फिर इसके बाद चलिए देखते हैं क्या कह रही है और आगे आपकी एनसीईआरटी। ओके, सो ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं अगेन कि भाई यहाँ पर आरबीसी के लिए 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है। और इसके अलावा अगर आप एडिशनल जानना चाह रहे हो तो मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई मसल्स की सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं, तो मसल सेल मेम्ब्रेन में आपको क्या मिलता है? तो मसल सेल मेम्ब्रेन में आपको लिपिड मिलेगा, कितने परसेंट? 32%। प्रोटीन मिलेगा 65%। कितना? 65%। और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा आपका? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो इसके अलावा दे रखा है डिपेंड ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज। ठीक है, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल आप देख चुके हैं। जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो कहाँ मिलेगा आपको? सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन पे मिलेगा। और वहीं जो इंटीग्रल प्रोटीन है आपका, वो आप क्या देखोगे, वो टोटली क्या होगा आपका? बरीड होगा किसमें? इन द मेम्ब्रेन। सो ये मैंने आपको यहाँ पे पीछे डायग्राम में भी ऑलरेडी दिखा दिए हैं, अगर आपने डायग्राम बनाए होंगे तो आपको बेशक याद होगा। सो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी ने भी डायग्राम दिखा रखा है। सो देख लीजिएगा, जो अंदर की तरफ को पूरे पूरे धसे हुए हैं वे क्या है आपके इंटीग्रल प्रोटीन, और जो आपके बाहर होंगे उनको आप लोग क्या कह दोगे? उनको आप लोग कह दोगे पेरिफेरल प्रोटीन। इसके अलावा ये पूरा आपका डायग्राम है, तो इसको एक बार आप देख लेना। वरना जो मैंने आपको रफ वाला डायग्राम बनाया वो तो है ही आपके लिए बेनिफिशियल। ठीक है, उसे बना के समझोगे, चीजें बड़े ही इजीली समझ जाओगे। फिर इसके बाद देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसके बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है? सिंगर एंड निकलसन के बारे में। सो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन का एक इम्प्रूव मॉडल था, ठीक है, वो किसने बताया था उसके बारे में? वो बताया था आपका सिंगर एंड निकलसन। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे। और कब दिया था इन्होंने अपना मॉडल? 1972 में दिया था। और इस मॉडल को क्या कहा गया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया था। तो तीन चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? इनका नाम सिंगर एंड निकलसन। ईयर क्या है आपका? 1972। और मॉडल कौन सा है आपका? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, तो इनका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, तो इन्होंने क्या बताया था इसके हिसाब से देखते हैं, चलिए। सो इन्होंने बताया था, ओके, द क्वाशी फ्लूइड नेचर ऑफ अ लिपिड, ओके, enable the lateral movement of protein विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। ओके, यहाँ पर देखिए क्वाशी फ्लूइड का मतलब क्या है यहाँ पर? सो क्वाशी फ्लूइड का मतलब है कि भाई क्या है यहाँ पे, कैसा कहना चाह रहा है कि ये सेमी फ्लूइड है। कैसा फ्लूइड है भाई? सेमी फ्लूइड है। तो ये बता रहे हैं कि डेट द सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, लिपिड का नेचर कैसा है? सो द सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enable the lateral movement of the protein overall bilayer. These ability, okay, these ability to move within a membrane measure its fluidity. इसके अलावा क्या बता रहे हैं? ओके, द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, फ्लूइड नेचर जो है मेम्ब्रेन का वो क्यों जरूरी है? ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फंक्शंस। तो यहाँ पे क्या क्या फंक्शंस होने, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि भाई जो आपकी मेम्ब्रेन का नेचर है वो कैसा है आपका? फ्लूडी नेचर है। ठीक है, फ्लूडिटी आपको वहां पर देखने मिलेगी या, और यहाँ पे कैसा नेचर है? सेमी फ्लूइड नेचर है। अब ये फ्लूइड नेचर है तो इसकी क्या क्या बेनिफिट है? सो इसमें एक बेनिफिट तो ये है, क्या? सेल की ग्रोथ है, सेल ग्रोथ के लिए। दूसरा क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, एक ये हो गया। इसके अलावा आपका सीक्रेशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। तो आप बता सकते हैं दैट द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, फ्लूइड नेचर जो है मेम्ब्रेन का, वो किन किन आपका कह सकते हैं क्या क्या फंक्शंस हैं, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो सेल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, सीक्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपका एंडोसाइटोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके,
सो इसमें हो सकता है कि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो एंडोसाइटोसिस का। तो एंडोसाइटोसिस का मतलब देखो क्या होता है। तो एंडोसाइटोसिस का सिंपल सा मतलब है कि आप कह सकते हो कि ये क्या करेगी, ये आपका इनगल्फ करेगी। क्या इनगल्फ करेगी, ये आपका फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह हो क्या करेगी, इनगल्फ करेगी। तो इसी पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, आपका एंडोसाइटोसिस कहते हैं, अगर आप इसकी डेफिनेशन देना चाहें। ठीक है, तो आप दे सकते हैं दैट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन हेल्प द सेल टू इनगल्फ, ओके, टू इनगल्फ फूड, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ और अदर फॉरेन मटेरियल फॉर ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और इसी प्रोसेस को क्या कह रहे हैं आप लोग यहाँ पर, एंडोसाइटोसिस कह रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्या है आपका, ओके, द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट मोलिक्यूल अक्रॉस इट। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब तो फंक्शंस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है आपका, मोलिक्यूल का ट्रांसफर होना। ठीक है, ये इसके अक्रॉस क्या हो सकते हैं, मोलिक्यूल क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसका नेचर कैसा होता है। तो ये सेलेक्टिव परमिएबल है इन नेचर में, मतलब कि इससे हर मोलिक्यूल नहीं जा सकता, सिर्फ आपके कुछ मोलिक्यूल्स ही जा पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे ये बात क्या रखें, द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मोलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ आइट। ठीक है, हर एक मोलिक्यूल नहीं जाएगा, कुछ ही मोलिक्यूल जाएंगे, इसलिए टर्म क्या यूज करिए, सेलेक्टिवली परमिएबल। Many molecule can briefly across the membrane without any requirement of energy, and okay, and such is called passive transport. देखो, एक कहानी सुनाता हूँ आपको। तो कहानी सुनना, ठीक है, कहानी को सुनना। तो इस तरीके से बनाएंगे। ओके, तो देखो भाई, ये हमारे पास क्या है, एक पहाड़ है, ठीक है, एक पहाड़ सामने बना रखा है। हमारे दो दोस्त हैं। एक दोस्त है हमारा रमन, कौन है भाई, एक है हमारा रमन भैया और एक है हमारे चमन भैया। तो ये हो गया आपका रमन, ठीक है, और एक है आपका चमन। सो रमन भैया और चमन भैया की कहानी है ये। जो हमारे रमन भैया थे, ये थोड़े से स्मार्ट हैं। क्या है भैया, स्मार्ट है। और जो चमन भैया है हमारे, ये बहुत सीधे साधे हैं, इनोसेंट है। ठीक है, क्या है भाई, ये इनोसेंट है। अब इन दोनों ने दोस्तों ने मिलकर क्या करा, एक साइकिल खरीदी। क्या खरीदी भाई, एक साइकिल खरीदी। चलो भाई, एक साइकिल खरीदी, ठीक है, कहानी सुना रहा हूँ आपको, पढ़ा नहीं रहा मैं। तो साइकिल खरीदी और प्लान बनाया कि भाई हम लोग ना यहाँ पर, हम लोग अपना मस्त घूम कर आएंगे पहाड़ों पर। लेकिन कंडीशन क्या थी भाई, कि साइकिल को एक तरफ से एक को धक्का देना और एक तरफ से एक को। तो हमारा रमन कौन था, स्मार्ट आदमी था। बोला ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है ना, तो हम लोग, मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर जाकर धक्का दूंगा तेरे को। ठीक है, ऊपर से मैं तेरे को क्या करूंगा, तेरी साइकिल को क्या करूंगा, थोड़ा सा धक्का वक्का लगाऊंगा। चमन बोला ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, जैसा तू कह रहा है, तू दोस्त है अपना। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखेंगे, हाईएस्ट पॉइंट है, ये है आपका लोएस्ट पॉइंट। तो ये क्या मैं कह रहा हूँ, ये है आपकी हाईएस्ट, ये है आपकी हायर कंसंट्रेशन, और ये है आपकी लोअर कंसंट्रेशन। अब सबसे पहले चमन भाई थे, है ना, जाना भी तो था ऊपर। तो चमन भैया ने क्या करा यहाँ पर, तो चमन भैया ने क्या करा, यहाँ पर धक्का लगाया। क्या लगाया भाई, साइकिल को यहाँ पर चमन भैया ने क्या करा, धक्का लगाया। ठीक है, अब जब चमन भैया ने धक्का लगाया होगा ऊपर को, तो चमन भैया को क्या यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी होगी, खुद सोचना। पहाड़ पर है, चमन भैया धक्का लगा रहे हैं, क्या चमन भैया को यहाँ पर एटीपी वगैरह खर्च हुई होगी। तो आप लोग कहोगे हाँ सर, बिल्कुल हुई होगी। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक बात और बताना, कि जो भाई यहाँ पर ये धक्का दे रहा है, तो वो आदमी कैसा होगा, सुस्त होगा या एक्टिव होगा। तो आप कहोगे सर, बाकी में एक्टिव होगा तो ये तो दे पा रहा है ना। तो बेटा यही होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है ये, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, देखो, इसमें क्या होता है, जो भी आपके मोलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं आपके, जो भी आपके मोलिक्यूल्स होते हैं, वे आपके, आप क्या देखोगे, उनकी मूवमेंट कहाँ होगी, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होगी, तो क्या एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा, एनर्जी लगेगी, एटीपी लगेगी।
तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लगेगी, तो बेटा इसको ही कहते हो आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इस तरीके से समझते हैं, ठीक है। ये मैंने कहानी इसलिए बताई थी आपको। अब वहीं आपसे कहा, ओके, वहीं हमारे जो रमन भैया थे, स्मार्ट आदमी थे, है ना, इन्होंने क्या करा, ये ऊपर चले गए और इन्होंने क्या करा, हमारे चमन को साइकिल से धक्का दे दिया। मतलब धक्का दे दिया इन द सेंस, मतलब कि उसे एक बार दिया फिर वो अपने नीचे इजिली आ गया। मतलब आप कहोगे कि सर आप कहना चाह रहे हो कि अगर मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो क्या यहाँ पर एनर्जी वगैरह या फिर एटीपी यूटिलाइज हुई होगी? नहीं हुई होगी, एक बार दे दिया तो वो आपका पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ क्या ये इजिली पास हो जाएगा? तो आप कहोगे हाँ सर इजिली पास हो जाएगा। तो बेटा यही है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और आई होप अब आप इसे कभी नहीं भूलोगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट को। कहाँ आएगा? एनसीईआरटी में आएगा, अभी पढ़ाऊंगा आपको। और सारी टर्मिनोलॉजी, ठीक है, जैसे एटीपी का यूटिलाइजेशन, आपका मूवमेंट हो रहा है कहाँ से कहाँ, ये सारी चीजें भी एनसीईआरटी में मेंशन है, वो आप देख। ओके। तो हम लोग कहाँ पर थे? ओके। सो यहाँ पर आपको दे रखा है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल अक्रॉस इट, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ओके। अभी देखो यहाँ पर many molecule can move, okay, many molecule can move across the membrane without any requirement of energy, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, and this is called passive transport। एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी नहीं थी, एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ नहीं हुआ। ओके, इसके अलावा दे रखा है न्यूट्रल सोल्यूट में, ओके, न्यूट्रल सोल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में भी क्या है आपका, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही होगा, ठीक है। और ये किसके लिए हो जाएगा? न्यूट्रल सोल्यूट्स के लिए। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद आपको बता रखा है यहाँ पर किसके बारे में, ओस्मोसिस के बारे में। तो यहाँ पर देखो, वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ किसका, अगर मान लो वाटर मॉलिक्यूल का मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वाटर का यूज कर रहा हूँ, तो आप कौन से टर्म यूज कर दोगे? ओस्मोसिस टर्म यूज कर दोगे, ठीक है। अगर मैं जनरली गैसेस की बात करूंगा, तो आप लोग किसका यूज करोगे? डिफ्यूजन का यूज करोगे। या फिर मैं कह देता हूँ गैसेस कह देता हूँ, या फिर मैं इस तरीके से कहता हूँ न्यूट्रल सोल्यूट, तो आप किसका टर्म यूज करोगे? आप यूज करोगे टर्म डिफ्यूजन का। इसके अलावा आपको क्या बता रखा है, एज द पोलर मोलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाय लेयर, दे रिक्वायर्ड अ कैरियर प्रोटीन ऑफ अ मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। Fewer ion or molecule transport across the membrane against the, okay, against the concentration gradient from lower concentration to higher concentration। कुछ याद आ रहा है? lower concentration to higher concentration, such transport of energy depend process in which the ATP is utilized, जिसमें क्या होगा, आपका ATP यूटिलाइज हो जाएगा, and is called एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है साहब, आपका एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। और क्या, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहे हो, है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्या हो रहे हो? अगेंस्ट जा रहे हो, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पे जा रहे हो, तो एटीपी का तो यूटिलाइजेशन होगा होगा। इसको कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और सोडियम पोटेशियम पंप इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पूछा जा सकता है सीधा सीधा। सो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। अब इसके बाद ही आपका यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन एनसीईआरटी में जितना भी है मैं आपको बता चुका हूँ, आप एनसीईआरटी की रीड मारोगे। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सेल वॉल के बारे में। ओके, अब है आपकी सेल वॉल। तो देखो सेल वॉल की बात करते हैं, तो सेल वॉल कैसी है आपकी भाई? आपकी नॉन लिविंग और रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड का मतलब क्या होता है? कठोर स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, ठीक है, तो इसके बारे में बता रखा है, सेल वॉल क्या है आपका? आउटर कवरिंग, ओके, फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन के आपको बाहर देखने के लिए क्या मिलती है? आपको सेल वॉल देखने के लिए मिलती है, इसलिए कहा जा रहा है आउटर कवरिंग फॉर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ बता रखा है कहाँ कहाँ देखने मिलेगी आपको, फंगस में देखने मिलेगी, प्लांट में देखने मिलेगी, और कहाँ देखने मिल रही थी? अगर हम यूकैरियोट के टॉपिक को हटा के चले, चलिए मैं कह रहा हूँ अभी आपसे साहब की यूकैरियोट है ही नहीं, हम यूकैरियोट पढ़ नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ आपसे कि भाई सेल वॉल कौन कौन से किंगडम में आपको देखने मिलेगी, तो आप कहोगे सर प्रोकैरियोट में भी देखने मिलेगी, मतलब मोनेरा में भी देखने मिलेगी,
इसके अलावा आपको प्रोटिस्ट्स में भी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, किसमें भी देखने मिलेगी भाई, प्रोटिस्ट में भी देखने के लिए मिलेगी। फंगस में भी आपको देखने के लिए मिल सकती है, और आपको प्लांट्स में तो देखने के लिए मिलेगी, पर एनिमल्स में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, ठीक है, तो सेल वॉल के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो एक चीज तो ये होती है कि भाई सेल वॉल जो है आपका शेप प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो है सेल वॉल क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन वगैरह से, क्या करती है आपका, एक तरीके से प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी चीज में और मदद करती है, सेल से सेल के इंटरेक्शन में मदद करती है, और साथ साथ आपका एक, आप कह सकते हो एक तरह का बैरियर बनाती है, किसके लिए, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। सो यहाँ पर आपको थोड़े से इंफॉर्मेशन अब यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी कि अगर हम बात करते हैं एल्गी की सेल वॉल की, तो एल्गी की सेल वॉल जो है आपकी किस बनी होती, किस किस से बनी होती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बनी होती है आपकी किससे, आपका यहाँ पर नाम ध्यान रखेंगे, एक तो हो जाएगा यहाँ पर मेनन, इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका गैलेक्टन, इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका सेल्यूलोज, और आपका और मिनरल हो जाएंगे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। सो मैं जनरली जो कोचिंग में वगैरह, मैं ऑफलाइन में कोचिंग में ट्रिक दे देता, मैं ट्रिक दे देता हूँ, मैं क्या कहता एल की याद करनी है अगर आपको कि यहाँ पर क्या क्या होता है, तो एक ट्रिक याद कर लेना, एमजी, ठीक है, आपने सुना होगा, एक एमजी एक कार कंपनी है, ठीक है, तो वो कार वगैरह बनाती है। सो एम से क्या हो जाएगा मेनेंस, एम जी से क्या हो जाएगा यहाँ पर गैलेक्टेंस, और कार से आपको क्या ध्यान रखना है, कार्बोनेट, और दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए आपके, कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत कॉमन है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री वाले सर या मैम ने आपको डेफिनेटली पढ़ाया होगा। ओके, और सेलुलोज रहेगा, ठीक है, सेलुलोज ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्लांट की सेल वॉल में, तो प्लांट की सेल वॉल में आपको क्या क्या देखने मिलेगा, सेलुलोज देखने के लिए मिलेगा, हेमी सेलुलोज देखने के लिए मिलेगा, पैक्टिन देखने के लिए मिलेगा, और प्रोटीन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्लांट के सेल वॉल में, तो आप ध्यान रखेंगे, द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट, ठीक है, द प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिश एज द सेल मैच्योर, ठीक है, जब आपका सेल मैच्योर हो जाता है तो आप क्या देखोगे, आपकी प्राइमरी सेल वॉल हट जाती है, और यहाँ पर आप क्या देखोगे, और आपकी सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है, ठीक है, ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल, ठीक है, मतलब प्राइमरी सेल, प्राइमरी वॉल हटेगी, और सेकेंडरी जो आपकी वॉल, आपकी कह सकते हो सेकेंडरी वॉल है, वो आपकी अंदर की तरफ से, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की साइड की तरफ से क्या होगी, आ जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता रखा है मिडिल लैमेला के बारे में। सो मिडिल लैमेला की अगर हम बात करते हैं, ओके, सो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। सो मिडिल लैमेला, ओके, इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, किसकी है भाई, पैक्टेट की है, विच होल्ड और ग्लू डिफरेंट नाइबर सेल टुगेदर। तो चलो मैं यहाँ पर डायग्राम से बताता हूँ। मान लो भाई ये तुम्हारा, मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर, ये तुम्हारा है प्लांट सेल, क्या है भाई, ये है तुम्हारा प्लांट सेल, तो ये हो गया आपका प्लांट सेल, और ये इनके बीच में क्या है, ये मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इनके बीच में मिडिल लैमेला, क्या हो गया यहाँ पर भाई, मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला, और ये क्या है आपका, ये तो है प्लांट सेल, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मिडिल लैमेला, ये किसका बना है, ये आपका कैल्शियम पैक्टेट का बना है, और ये क्या कर रहा है, आप बता सकते हो, इट होल्ड डिफरेंट नाइबर सेल टुगेदर, ठीक है, ये आस पड़ोस के जो सेल हैं ये आपस में क्या कर रहा है, इनको एक साथ जोड़ के रख रहा है, या फिर मैं कह सकता हूँ एक साथ इनकी क्या कर रहा है, एज अ ग्लू फंक्शन कर रहा है, और अटैचमेंट बना के रख रहा है। ओके, इसके बाद देखो क्या कह रही है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कहती है द सेल बॉल एंड अ मिडिल लैमेला मे बी ट्रांसफर्स बाय प्लाज्मोडस्मेटा। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा प्लाज्मोडस्मेटा। तो चलिए मैं रेड कलर से क्या बना रहा हूँ, प्लाज्मोडस्मेटा, प्लाज्मोडस्मेटा के, ओके, विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नाइबरिंग सेल। सो मान लो ये आपका सेल है, ठीक है, ये आपका वैक्यूल होगी, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होगा, तो हर सेल जो है, ठीक है, किससे आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो है आपका एक सेल है और एक सेल ये है, तो इनके बीच में कनेक्शन बन रहा है, जिसको आप लोग क्या कह रहे हो, प्लाज्मोडस्मेटा कह रहे हो, जिसके थ्रू क्या हो रहा है आपका, आसपास के जो सेल्स हैं उनका क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो रहा है, तो एक तरीके से ये भी आपको क्या करवा रहा है, कनेक्शन बनवा रहा है, ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पर आप एनसीईआरटी बता रही है, डायग्राम फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मैं लिख भी देता हूँ, ये क्या है आपका प्लाज्मोडस्मेटा। सो अगर आप ऐसे रफ डायग्राम बना के पढ़ोगे ना, तो चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, काफी ईजी हो जाएंगी।
और जो बायोमोलिक्यूल का देखिए इसके बाद जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स में मैं खुद आपको हैंड रिटन नोट्स देने वाला हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ साथ ही बनाते चलो, आप खुद देखोगे। बाकी मैं आपको चैप्टर क्या लग रहा है, इजी लग रहा है। फिर इसके बाद हम आज पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, और आज हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तक ही इस लेक्चर को रखेंगे। ओके, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का देखो मतलब क्या होता है। देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कुछ नहीं है, सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें, सो यहाँ पर आपकी क्या है, आप कह सकते हो आपकी कुछ ऑर्गेनेली हैं जो कि आपकी कैसे वर्क कर रही है, कोऑर्डिनेशन में वर्क कर रही है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे डेट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, क्यों कहते हैं भाई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्यों कह रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जो कि आपकी क्या कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही हैं और क्या कर रही है, फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। सो इसमें आपसे क्वेश्चन जनरली जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भाई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आपकी कौन कौन सी ऑर्गेनेली आ जाएंगी। तो आपकी आ जाएगी एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चार होती हैं। इसके अलावा गोली कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ठीक है। ये आपकी चार हो गई। कौन कौन सी होगी भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। सो ये आपकी चार ऑर्गेनेलीज यहाँ पर रहेंगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये किसमें आ जाएंगी, ये आ जाएंगी आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक। इतना आप लोग ध्यान रख लोगे, ओके। और एक चीज और ध्यान रख सकते हो, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं इन चारों ऑर्गेनेली की, तो ये चारों ऑर्गेनेली कैसी होती हैं आपकी, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। कैसी है भाई, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, बाउंड ऑर्गेनेली। चलिए, इसमें हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक रफ डायग्राम बता देता हूँ, एक रफ डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। तो मान लो ये क्या है आपका, ये सेल है, क्या है भाई ये आपका, ये है सेल। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है आपका, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बाहर आप लोग क्या देखोगे, कुछ इस तरह के से आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे, ठीक है। हमें बुक्स वगैरह में इस तरीके से नहीं दिखाते, लेकिन अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे ना तो आपको कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये आपके क्या होते हैं, ये आपके आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से स्टार्ट हो जाते हैं और कहाँ तक जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन तक जाते हैं। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। इसको ही आप लोग क्या कहते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी के बारे में भी, एनसीईआरटी क्या कह रही है। ओके, एनसीईआरटी कहती है द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवेल द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ अ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ओके, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। इसे क्या कहा जा रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जा रहा है। अगर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो आप ध्यान रखोगे कि ये आपकी कहाँ से कहाँ तक है। तो आप ध्यान रखे होगे आउटर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर आपका सेल मेम्ब्रेन तक ये होते हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। इसके साथ साथ आप अगर आप देखोगे तो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ्टन होके अटैच टू आउटर सरफेस, देखिए वही वाली बात है जो मैंने आपको बताई है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर राइबोसोम। अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मान लो ये इस तरीके से क्या है, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। कुछ इस तरीके से एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। और चलो यहाँ पर ये मान लेते हैं ये क्या है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। क्या है भाई, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है। और ये क्या हो गई, आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई है। अगर यहाँ पर क्या है, अगर इस वाली आपकी, ओके, अगर इस वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर काफी सारे क्या अटैच हो गए, राइबोसोम अटैच हो गए, तो आप इसे क्या कहोगे, इसको आप कहोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कह दोगे भाई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दोगे। और यहाँ पर अगर कोई राइबोसोम वगैरह नहीं होती, जैसे ये कंडीशन है, तो आप उस कंडीशन में क्या कहोगे, इसको कहोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये किस चीज में इन्वॉल्व है, तो ये आपका इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसाइज एंड सीक्रेशन, ठीक है। ये फंक्शन ध्यान रखेंगे, प्रोटीन सिंथेसाइज एंड सीक्रेशन में कौन इन्वॉल्व है, तो आपका यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज एंड सीक्रेशन में इन्वॉल्व है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये आपको बता रखा है, देखिए कहाँ से कंटिन्यू होता है, ये कंटिन्यू विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, जो मैंने आपको यहाँ पर भी डायग्राम में बताया, ठीक है। ये मैंने आपको बताई आउटर मेम्ब्रेन और ये मैंने बताई इनर मेम्ब्रेन। इसके अलावा अगर आप देखोगे, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ क्या, सिंथेसाइज लिपिड, ठीक है। क्या सिंथेसाइज करने के लिए, लिपिड सिंथेसाइज करने के लिए इन एनिमल सेल लिपिड। और इन अगर बात करते हैं एनिमल सेल्स में, यहाँ पे
लिपिड जैसे, लिपिड लाइक जैसे आपके स्टीरॉइड्स हार्मोन वगैरह क्या होते हैं, ये सब सिंथेसाइज होते हैं बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस इतनी सी बात है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। चलिए, फिर इसके बाद आपका यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चुका है। फिर इसके बाद हम किसको देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे गोल्गी एपेटस को। सो गोल्गी एपेटस को देखने से पहले, ठीक है, किसने डिस्कवर करा था भाई, कैमलियो गोल्गी ने आपका क्या करा था, इसको ऑब्जर्व करा था पहली बार कब, 1898 में, ईयर भी याद रखना इसमें। और ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, नियर द न्यूक्लियस देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, सो आप क्या देखेंगे कि इट कंटेन मैनी फ्लैट डिस्क लाइक सैक और सिस्टर्निया, ठीक है। बहुत से लोग इसको सिस्टनाई भी बोलते हैं, ठीक है, अब जो भी आपको बोल रहे हैं, मैं इसमें इसको क्या होगा, सिस्टनी होगा, ठीक है। तो ओके, सिस्टनी। और इसका साइज वगैरह वैसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में तो ध्यान रख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और ध्यान भी नहीं रहता तो परेशान मत होना, ऐसा वैसा जनरली पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना, ठीक है, एक बार। चलो, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपको कहाँ देखने मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में बहुत आते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये किसके लिए ये यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है आपका गोल्गी एपेटस के लिए। सो इसमें देखो, मैं फिर आपको यहाँ पे ना सिंपल भाषा में बताता हूँ, ठीक है। फिर एनसीईआरटी को आप लोग रीड कर लेना कि यहाँ पर कैसे कैसे आपको चीजों को समझना है। तो यहाँ पर आपको दो फेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। एक तो हो जाएगा यहाँ पर आपका सिस फेस, कॉन्वेक्स फेस कह सकता हूँ मैं इसको, प्रोक्सिमल फेस भी कह सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसको क्या कह सकता हूँ, फॉर्मेटिव फेस भी बोल सकता हूँ, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होगी, ये वाले जो फेस हैं ये प्रेजेंट होते हैं नियर न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। न्यूक्लियर एनवलप की तरफ क्या होंगे आप देखोगे, ये प्रेजेंट होते हैं नियर न्यूक्लियर एनवलप। इसके अलावा आप देखोगे कि ये वाला फेज जो है यहाँ पर आपका किस चीज का प्रेजेंस होगा, तो यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेंगी, वेसाइकल। और कौन सी वेसाइकल देखने मिलेंगी, ट्रांजिशन वेसाइकल आपको देखने के लिए मिलेंगी। और ये जो आपकी ट्रांजिशनल वेसाइकल है, ये आपकी कैसे बनी है, तो आप बताओगे कि डेट दिस ट्रांजिशन वेसाइकल फॉर्म बाय ब्रेकिंग ऑफ एडजेसेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। और ये जब क्या हुआ आपका, ये क्या आपने क्या देखा कि कैसे बननी है भाई, ये आपका ब्रेकिंग ऑफ एडजेसेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ब्रेक होने से बननी है। और फिर आप क्या देखोगे, ये सारी यूनाइट और एक साथ क्या बना लेंगी, अपनी यूनिट बना लेंगी, और क्या बना लेंगी, एक सिस फेस बना लेती हैं। कैसा फेस बना लेती हैं भाई, ये सब आपकी एक साथ यूनाइट होती हैं और क्या बना लेती हैं, सिस फेस बना लेती हैं। इसके अलावा जो दूसरा है, दूसरा आपका जो फेस होगा यहाँ पर वो होगा ट्रांस कॉनकेव, ठीक है, डिस्टल। और इसको क्या कहते हैं, मैच्योरेशन फेज भी कहते हैं। कैसा फेज कहते हैं, मैच्योरेशन फेज भी कहते हैं। और ये आपको किधर की तरफ प्रेजेंट देखने के लिए मिलेगा, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा प्रेजेंट नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रेजेंट नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आप इसमें देखोगे तो आपको इसमें कौन सी वेसाइकल देखने मिलेगी, सो आपको यहाँ पर देखने मिलेगी, ओके, सिक्रेटरी वेसाइकल। और ये जो आपकी वेसाइकल है, ठीक है, सो आप बता सकते हो डेट वेसाइकल फॉर्म प्राइमरी लाइसोसोम इन एनिमल सेल, ठीक है। यही वेसाइकल क्या करेगी आगे चल के आपका प्राइमरी लाइसोसोम बनाएगी एनिमल सेल में। तो लिख देता हूँ, डेट फॉर्म प्राइमरी लाइसोसोम, लाइसोसोम इन एनिमल सेल, इन एनिमल सेल। और राइटिंग अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो कमेंट सेक्शन में बताया ना कि सर आपका राइटिंग बहुत गंदा है, राइटिंग इंप्रूव करो भाई, ऐसा क्या चलेगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। चलो, फिर इसके बाद एनसीईआरटी के में आप ये सारी चीजों को पढ़ लोगे, ठीक है, इन सारे फेजेस के बारे में आप पढ़ लोगे। तो आप इसे रीड कर लेना, मैंने आपको बता दिया है। और थोड़ा सा ये ध्यान और रख लेना, ओके। गोल्गी अपार्टस एज एन इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, डायरेक्ट पूछे जाने वाला एमसीक्यू आपके नीट एग्जामिनेशन में कि बस साहब बताइए कि यहाँ पर आपका कहाँ फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का, तो आपका आंसर क्या रहेगा, गोल्गी एपेटस, ठीक है। उसके और साथ साथ एनसीईआरटी को क्या करोगे, रीड कर लोगे। और कोई डाउट आता है तो पूछ लेना, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वरना टेलीग्राम पर भी एक हम लोग ग्रुप बना देंगे, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके बाद है आपका लाइसोसोम, ओके। तो लाइसोसोम्स काफी छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो, लाइसोसोम की अगर हम बात करते हैं, इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। और इसको कहा जाता है स्कैवेंजर ऑफ सेल भी कहा जाता है, ठीक है।
सो इसको की अगर हम बात करते हैं, ओके, कि ये कैसे बना है, सो इट इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकिंग ऑफ गोल्गी मेम्ब्रेन। हमने पीछे पढ़ा था ना, अभी ध्यान आ रहा है, मैंने आपको बताया था प्राइमरी लाइसोसोम बनना था, ठीक है। ओके, अगर हम बात करते हैं द आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसिकल हैव बीन फाउंड इन वेरी रिच इन, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं, अगर हम बात करोगे आप लाइसोसोम में, तो आपको देखने के लिए मिलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सीधा सीधा एमसीक्यू। और यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जैसे आपके लाइपेसेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। और ये सब आपके एक्टिव कब होते हैं, सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एसिडिक पीएच पे क्या होते हैं, ये आपके आपके एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो ऑप्टिमल एक्टिवेट कहाँ हो रहे हैं, ये आपके कैसे पीएच पर हो रहे हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो आपके एसिडिक पीएच पे हो रहे हैं। और ये जो आपके एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये किस चीज के लिए कैपेबल है, सो आप बता सकते हैं दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। ये तो छोटा सा टॉपिक है। इसके अलावा चलो कुछ आपको मैं यहाँ पर फैक्ट्स बता देता हूँ। तो देखो, अगर मान लो कि कोई लाइसोसोम की एंजाइम की क्या हुई, डेफिशिएंसी हो गई है, क्या हो गई है भाई, मान लेते हैं किसी लाइसोसोम एंजाइम की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी। अगर लाइसोसोम एंजाइम की, ठीक है, या फिर लाइसोसोमल एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई है, तो इससे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं भाई, जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। जैसे आपको जैसा हो सकता है हंटर सिंड्रोम। क्या हो सकता है, हंटर सिंड्रोम। पूछेगा नहीं कोई आपसे हंटर सिंड्रोम के बारे में, बस आपको ऐसा फैक्ट बता रहा हूँ। मान लीजिए कि लाइसोसोम है, ठीक है, अगर इसकी फंक्शनिंग देख लेते हैं, मान लीजिए इल फंक्शनिंग हो गई है, ठीक है। कैसी फंक्शनिंग हो गई है भाई लाइसोसोम की, इल फंक्शनिंग हो गई है। तो इल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम से क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हो सकता है गोट का प्रॉब्लम हो सकता है, इसके अलावा लंग फाइब्रोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। किसका हो जाएगा भाई, लंग फाइब्रोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। अर्थराइटिक जॉइंट्स का प्रॉब्लम भी हो सकता है। किसका हो सकता है भाई, अर्थराइटिक जॉइंट्स का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो देखो, लाइसोसोम की अगर हम बात करते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। चलो, इसके बाद है आपका वैक्यूल। तो वैक्यूल पे आज हम एंड कर देंगे, ठीक है। सो वैक्यूल के बारे में क्या क्या बता रखा है, सो यहाँ पर बता रखा है वैक्यूल के बारे में, डेट द वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। सिंगल लेयर होगी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इट कंटेन, क्या क्या होता है इसमें, वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, और अदर मटेरियल होते हैं आपके लिए इसमें वैक्यूल में, जो कि आपके सेल के लिए यूजफुल नहीं है। तो ये वाली बात यहाँ पर कह रखी है। और अगर हम बात करते हैं कैसी है भाई, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। क्या ऐसी होता है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको आप लोग क्या कहते हो, टोनोप्लास्ट कहते हो, ठीक है। क्या कहते हो भाई, इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हो। इसलिए आपकी एनसीईआरटी यहाँ पर देखो क्या लाइन लिखती है, द वैक्यूल इज बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन को क्या कह रहे हो, टोनोप्लास्ट कह रहे हो। इन प्लांट सेल वैक्यूल में ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सेल। शुरू में बता दिया था आपको ये, ओके। In plant, tonoplast facilitate the transport of number of ion and other material against concentration gradient to above vacuole. Hence, the concentration is significantly higher in vacuole than the cytoplasm. ठीक है, तो ध्यान रखोगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कंसंट्रेशन कहाँ पर हायर होती है, तो आप ध्यान रखोगे कंसंट्रेशन हायर किस में है, आपकी वैक्यूल में क्या है, आपकी हायर है, किसके एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। इसके अलावा आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी याद रखने पड़ेंगे। जैसा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपको किस में देखने के लिए मिलता है, तो ये आपको अमीबा में देखने मिलता है। और अमीबा किसका एग्जाम्पल है, अमीबा आते हैं आपके प्रोटिस्ट में, है ना, किस में आते हैं, प्रोटिस्ट में आते हैं। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इसका रोल किस चीज में होगा, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। इसके अलावा आप देखोगे तो फूड वैक्यूल आपको किस में देखने के लिए मिलता है, फूड वैक्यूल आपको देखने के लिए मिलता है प्रोटिस्ट में। और एक ही चीज में हेल्प करवाता है, इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल। और ऐसे ही मैंने कल आपको एक बताया था गैस वैक्यूल के बारे में, किसके बारे में बताया था भाई, कल मैंने आपको गैस वैक्यूल के बारे में बताया था। गैस वैक्यूल आपको किसमें देखने के लिए मिल रहा था, प्रोकैरियोट में आपको देखने के लिए मिलता है। और ये क्या प्रोवाइड करवाता है, ये प्रोवाइड करवाता है बायोवेंसी, ठीक है। और कौन से बैक्टीरिया को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या करवा रहा है, आपका बायोवेंसी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको कल हाँ बताया था, ठीक है। क्योंकि मेरे दिमाग में बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन भी चल रहा था, तो इसलिए मैं एक बार थोड़ा सोचना पड़ गया था कि मैंने बताया था या नहीं बताया था, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी किसके एग्जांपल हैं, ये भी आपके किस में आते हैं, प्रोकैरियोट्स में आते हैं। सो आज के लेक्चर को हम इतने ही रखते हैं। आई होप डे 2 में आपने काफी सारी चीजों को जाना होगा, और अब आप एनसीईआरटी को भी हाईलाइट करते हुए चल रहे होंगे, और आपके लिए लेक्चर बेनिफिशियल रह रहे होंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं।
एट लास्ट थैंक यू, और अच्छे से पढ़िए।